हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का काम समाप्त करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम 110 जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। मतलब आपका उत्तर प्रदेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपका उत्तर प्रदेश से जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो शुरू से अंत तक यहाँ पर हम सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए फ्रेंड, जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें बात क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो दर है वो कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है, 71% है, 68% है, 67.68% है, या फिर 9.77% है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पहला आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 67.68% ये साक्षरता दर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। वो कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है, पीलीभीत है, चित्रकूट है, लखीमपुर खीरी है, या फिर सोनभद्र है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें जैसे कि जो लखीमपुर है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सोनभद्र जो जिला है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, जिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। थोड़ा फ्रेंड फास्ट करेंगे। देखिए, लिखा हुआ कि हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, यानी सिराज हिंद के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। कानपुर है, लखनऊ है, जौनपुर है, वाराणसी है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जौनपुर है, जो जौनपुर को ही सिराज हिंद की उपाधि दी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो बात कर रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, यानी जो प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है कौन सा है, समान पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, लाख बहासी पक्षी विहार है, या फिर सांडी पक्षी विहार है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ वाला है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सी वाला हो जाएगा, लाख बहासी पक्षी विहार है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यानी किया जा रहा है या फिर किया गया था, या फिर जो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है कहाँ, बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, या फिर पीलीभीत में। तो यहाँ पर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इटावा में ये स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि अगर हम देश में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर चावल होता है, मक्का होता है, जौ होता है, या फिर गेहूँ होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गेहूँ बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है, अलीगढ़ में होता है, सहारनपुर में होता है, वाराणसी में होता है, या फिर नोएडा में होता है। तो 7 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अलीगढ़ में क्या होता है, अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
तो फ्रेंड आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है, यानी उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है वो कहाँ पर मिलता है, ललितपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या फिर पीलीभीत में। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें ललितपुर में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है, यानी यहाँ पर बताना है कि जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो कानपुर में, गोंडा में, गोरखपुर में या फिर खीरी में। तो यहाँ पर हम 9 नंबर में बात करें तो यहाँ पर जो गोरखपुर जो जिला है तो यहाँ पर सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या फिर वॉलीबॉल है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हॉकी है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर फ्रेंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने का, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से। तो आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, नीम है, पीपल है, अशोक है, बट है। अभी राजकीय किसकी बात की थी, राजकीय खेल की बात की थी, हॉकी थी, राजकीय वृक्ष की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, वो हमारा अशोक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है, तो ये तो बहुत फ्रेंड ही बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन, बहुत ही साधारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा शहर गोमती नगर के किनारे स्थित है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, मथुरा है या फिर कौशाम्बी है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लखनऊ जो है, लखनऊ ही क्या होता है, लखनऊ के बीचों बीच से गोमती नदी है वो निकली हुई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें यानी क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, तराई क्षेत्र नहीं सम्मिलित है, हिमालय सम्मिलित नहीं है, गंगा यमुना का मैदान नहीं है या फिर बुंदेलखंड का पठार नहीं है। तो 13 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हिमालय का क्षेत्र यह है, ये हमारा सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है, यानी भांवर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है, कंकरीले क्षेत्र में मिलती है, मैदानी क्षेत्र में मिलती है, तराई क्षेत्र में मिलती है, गंगा यमुना क्षेत्र में मिलती है। तो 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा तराई क्षेत्र में मिलती है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी तराई क्षेत्र में भांवर तंग की पट्टी मिलती है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर बताना है 900 है, 875 है, 912 है या फिर 812 है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए 9 यानी 912 लिंगानुपात है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 912 लिंगानुपात है। ठीक है, आगे देखिए यानी 912 क्या होता है, यानी 1000 पुरुष पर कितनी औरतें हैं, यानी 1000 पुरुष पर 912 औरतें हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, यानी 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, मेरठ में पढ़ा गया था, कानपुर में पढ़ा गया था, आगरा में पढ़ा गया था या फिर इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तो 16 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में पढ़ा गया था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में ही 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो तराई क्षेत्र है, पश्चिमी गंगा का मैदान है, पूर्वी गंगा का मैदान है या मध्य गंगा का प्रधान मैदान है। तो यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 17 नंबर में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा। तो यानी तराई क्षेत्र में क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो फ्रेंड यहाँ पर ये डबल क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए
यहाँ पर भी डबल हो गया। आगे देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है, यानी प्रदेश में पूरब से, यानी ये पूरब है, और यह क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है, बढ़ती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं होता है, या फिर पहले पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 18 नंबर में एक बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यानी जब हम प्रदेश में पूरब से पश्चिम के लिए बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ किधर बढ़ेंगे, आगरा की तरफ बढ़ेंगे, फिर क्या राजस्थान उधर ही पड़ता है, तो यानी वर्षा का जो मात्रा होती है वो कैसी कम होने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है, सोनभद्र है, आगरा है, गोरखपुर है। तो 19 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, सोनभद्र जो है वो सबसे ज्यादा नमी वाला जिला है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यानी कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, यानी जो कृत्रिम रबड़ है वो कारखाना कहाँ है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, या फिर लखनऊ में है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो 20 नंबर में तो यहाँ पर क्या है, गाजियाबाद में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको बिल्कुल आपके एग्जाम के सिर में छेद करने वाला है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, यूपी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को फ्रेंड आप लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे फ्रेंड देखिए, प्रदेश में अवनालिक अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, यानी कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रदेश में अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, गोरखपुर है, या फिर मेरठ है। तो यहाँ पर 21 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इटावा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात करता है कि प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, यानी वायु अपरदन से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, या फिर पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पर 22 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, पश्चिमी क्षेत्र जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। यहीं पर क्या होती है, लू यानी गर्म हवाएं चलती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बात कर रहा है कि बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, यानी बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो बताना है, लेटराइट है, लाल है, काली है, या फिर जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 23 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी है। क्या है ये, बांगर और खादर ये किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ ही मिट्टी कैसी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है कि लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पाई जाती हैं। तो यानी जो लाल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर देखिए मिर्जापुर झांसी में, सीतापुर बाराबंकी में, या फिर एटा मैनपुरी में, या फिर आगरा मथुरा में। तो यहाँ पर 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी में सर्वाधिक जो लाल मिट्टी होती है वो पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण है, यानी जो भूमि ऊसर हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर हो जाती है, जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, यानी घास भी नहीं उगती है। तो उसका मेन कारण क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड हम बताना है हमें उसका मेन कारण क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जल निकासी का उचित प्रबंध ना होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ये सभी। तो यहाँ पर हम फ्रेंड बात करें तो जल निकासी का उचित प्रबंध ना होना, ये भी बात सही है। लवण युक्त जल से सिंचाई, ये भी बात सही है। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ये भी बात सही है। ये सभी तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय मृदा किस भाग में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, या फिर दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पर हम 26 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, यानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है। यहाँ पर पथरई बांध है, या फिर गोकुल बैराज परियोजना है, या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, या फिर शारदा सहायक नहर परियोजना है। तो यहाँ पर 27 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पथरई बांध परियोजना यही क्या है, पेयजल परियोजना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड आगे लिखा हुआ है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड रामगंगा पर, यमुना पर, सरयू पर, या फिर गंगा पर। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 28 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा सी वाला सरयू जो नदी है इस पर ही हथनी कुंड परियोजना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माता टीला बांध बेतवा, सिरहंद बांध रिहंद, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, राजघाट बांध यमुना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 29 नंबर में बात करें तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए माता टीला बांध बेतवा में है, बिल्कुल करेक्ट है। रिहंद बांध रिहंद में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा में है, नहीं भाई। राजघाट बांध यमुना में, ये नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो फ्रेंड थोड़ा पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी यानी बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आगे देखिए लिख रहा है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यानी मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड की है, बिहार की है, या फिर उत्तर प्रदेश की है। तो फ्रेंड हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही होगी। तो फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो बताना है, तो यहाँ पर ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर है। खतीमा, खतीमा कहाँ पर बताना है, रामगंगा में है, या फिर शारदा नहर में है, या फिर ऊपरी गंगा नहर में है, या फिर हथनी कुंड बैराज में है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 30 नंबर 1 में, तो यहाँ पर जो हमारा बी वाला आंसर है यानी शारदा नहर पर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, यानी जो गोरखपुर है वो किस नदी के तट पर है। तो बताना है, घाघरा है, या फिर गंडक है, या फिर राप्ती है, या फिर सरयू है। तो 32 नंबर की बात करें तो यहाँ पर राप्ती जो नदी है वो गोरखपुर के पास से ही निकलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है, यानी कौन सा नगर गंगा के दाहिने यानी दाहिना कौन सा होता है, राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि राइट साइड में कौन सा नगर स्थित है। कानपुर है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो यहाँ पर 33 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये वाराणसी जो है ये दाहिनी ओर नहीं है, बल्कि ये किधर है, बाईं ओर है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। यहाँ पर बात कर रहा है कि यानी जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, उसका इनमें से कौन सी नदी का हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है। शारदा, गोमती, रामगंगा, यमुना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए शारदा का भी हुआ है, रामगंगा का भी हुआ है, यमुना का भी हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो गोमती का नहीं हुआ है। गोमती का कहाँ से हुआ है, ये गोमती का जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कौन सा सिटी है, आप जिला भी कह सकते हो, कौन सा है, वो है पीलीभीत, वहां से इसका उद्गम हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कल्याणी, चंबल, बेतवा, कैन। तो यहाँ पर हम बात करें यमुना की जो सहायक नदी नहीं है, तो 35 नंबर में ए वाला हो जाएगा। कल्याणी जो है ये सहायक नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्न
यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है। यानी अब पहले क्या था, बहुत ही अच्छा यानी वानिकी में लोकप्रिय था, यानी वन में सबसे अच्छा लोकप्रिय वो वृक्ष था, ठीक है। लेकिन अब उसको जो पारिस्थितिकी होती है यानी पर्यावरण जो होता है उसका क्या माना जाता है, उसका आतंकवाद माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अमलतास है, नीम है, बबूल है या फिर यूकेलिप्टस है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा यूकेलिप्टस है ये, ठीक है, ऑप्शन में। तो यानी यूकेलिप्टस यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम और भी एक भाषा में क्या कहते हैं, सफ़ेदा कहते हैं, ठीक है, जिसे लिप्टिस भी बोलते हैं कहीं कहीं एरिया में, तो सफ़ेदा भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा पानी की खपत लेता है। सब अगर पानी जिस खेत में ये होता है तो उस खेत में पानी नहीं रुकता है, ठीक है, उस खेत में बहुत ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होता है, डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी कह रहा है कि अगर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र निकाला जाए तो यानी ये भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसमें से यानी कितने तिहाई पर यानी कि सॉरी कितने हिस्से पर वन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें 4 हिस्सों में, तो यहाँ पर कह रहा है कि आधा, एक तिहाई, चौथाई, पांचवा। तो फ्रेंड यहाँ पर बात कर रहा है कि तिहाई हिस्से पर क्या होना चाहिए, ये जो तिहाई हिस्सा है ये बिल्कुल कैसा होना चाहिए, ये वन से भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षों से घिरा हुआ है, 10% है, 8% है, 9% है, 7% है। तो यहाँ पर 38 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो है 38 में 7% जो भाग है उत्तर प्रदेश का वन से घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हम देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस चरगुला चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। यानी चरकुला जो डांस है वो किस क्षेत्र का है, तो बुंदेलखंड का है, अवध का है, ब्रजभूमि का है। तो यहाँ पर हमें चरकुला नाम का जो नृत्य है वो बताना है किसका है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 39 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रजभूमि का है। ये ब्रजभूमि का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है डांस है चरकुला, याद रखिएगा चरकुला, ठीक है। यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। यानी चिपको जो आंदोलन था ये सब पहले तो ये जब उत्तराखंड था, ये उत्तराखंड किसमें, यूपी में ही था, यानी उत्तर प्रदेश में ही था। तब इसे यूपी का भी माना जाता था, लेकिन अब कहाँ ये अब उत्तराखंड में पहुंच गया है, तब इसे उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है। तो ये वो किससे रिलेटेड था, सांस्कृतिक प्रदूषण से या फिर वन कटाई से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर बात करें तो यानी वन की कटाई से क्या हुआ, ये संबंधित था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश को पहला यानी उत्तर प्रदेश से पहले, यानी जब उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था तो इससे पहले क्या नाम था, किस नाम से जानते थे। यूनाइटेड प्रोविंस था, आर्य प्रदेश था, अवध प्रांत था, उत्तरी प्रांत था। तो यहाँ पर यूनाइटेड जो प्रोविंस है इसके नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस मतलब जिले में या फिर जनपद में स्थित है। तो ललितपुर में है, पीलीभीत में है या फिर लखीमपुर खीरी में है या फिर सोनभद्र में है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ये कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा दुधवा नेशनल पार्क इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हमारा क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 43 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। आगे देखिए,
आगे कह रहा है कि 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था, यानी 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या फिर उधम सिंह। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं था। 44 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो जो हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें मौलवी अहमदुल्ला ये नहीं संबंधित थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यहाँ पर चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है। तो 45 नंबर में बात करें यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड एक मिनट देखिए। यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं था, ठीक है, यानी कौन नहीं था। तो यहाँ पर देखिए उधम सिंह जो थे, यानी उधम सिंह 1857 क्रांति के जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो इसमें हम बताया गया कि सबसे इसमें कह रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है। तो 45 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो सी वाला हो जाएगा तो यानी हस्तिनापुर हो जाएगा। ठीक है, हस्तिनापुर ये क्या है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, यानी शक्कर का प्याला कहलाता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश कहलाता है, बिहार कहलाता है, पंजाब कहलाता है या फिर उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो 46 नंबर में बात करें तो यह भाई हम उत्तर प्रदेश की बात ही करते हैं तो यूपी ही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, जिसे शक्कर का प्याला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो यानी उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो 47 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी, 5 है, 7 है, 9 है या फिर 11 है, यानी 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, किसकी, सस्य जलवायु वाले क्षेत्रों की संख्या। तो 48 नंबर में बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, 9 क्षेत्रों की संख्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर 49 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो यानी जौनपुर को कौन सी उपाधि दी गई है, किस नाम से जाना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, यानी देश की कुल कृषि योग्य यानी कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में योग्य भूमि है जो कृषि की जाती है, जिस पर 15% है, 17 है, 19 है या फिर 20 है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें क्यू नंबर सॉरी 50 नंबर में, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारा 50 नंबर है वो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 15% जो है भूमि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य भूमि है पूरे देश की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, पेशेंस बना के थोड़ा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा क्योंकि ये इसमें डबल क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फ्रेंड यहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड बने रहिएगा लास्ट तक जोश के साथ। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि किस वर्ष उत्तरांचल यानी उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, 8 नवंबर 2000 को, 12 जनवरी 1964 को, 7 अगस्त 1999 को, 14 मार्च 1975 को। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 2000 में हुआ था, तो डेट कोई भी हो, यहाँ पर कोई और में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 51 का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। लिखा है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो यानी उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पर 52 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है, यानी उत्तर प्रदेश का
पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है? 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 610 किलोमीटर या फिर 670 किलोमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये है इसका विस्तार है, तो बताना है कितना इसका विस्तार है। तो 53 नंबर की हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 650 किलोमीटर कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यानी पूरब से पश्चिम की का है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण के लिए कितना विस्तार है। तो बताना है 210 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर है, 240 है, 260 है। तो यहाँ पर हम 54 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला यानी 240 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व से पश्चिम के लिए ज़्यादा है, कितना है 650 है, और उत्तर से पूर्व सॉरी उत्तर से दक्षिण के लिए कितना है 240 है, यानी कम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। यानी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है या फिर हरियाणा से लगती है। तो 55 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बात करें तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। यानी सोनभद्र जो जिला है उसकी सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 3 से करती है, 4 से करती है, 5 से करती है या फिर 2 से करती है। तो 56 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सोनभद्र है उसकी 5 राज्यों से सीमा क्या करती है, टच करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? लखनऊ में, उन्नाव में, सहारनपुर में, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर हम 57 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था। यानी किसान बही योजना जो कब लागू किया गया था। ठीक है, तो 1954 में, 1978 में, 1992 में या फिर 1996 ईस्वी में। तो यानी 58 नंबर में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1992 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। 1992 में ईस्वी में किसान बही योजना को लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो पठारी भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कहाँ दक्षिण में स्थित है? विंध्य पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। किसको दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हमें बताना है 59 नंबर में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड पठार जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि तो सेम फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। यानी कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम 60 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंगरौली में क्या पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्युमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। तो यहाँ पर हम 62 नंबर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 62 का हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग के लिए ये क्या जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र, चित्रकूट, झांसी, बलिया। तो यहाँ पर हम 63 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि रेणुकूट फ्रेंड यहाँ पर तो 62 वाला ये डबल आ गया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। आगे देखिए 64 नंबर की बात करें कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गोरखपुर में होती है, मुरादाबाद में होती है, वाराणसी में होती है, फिर बांदापुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है उत्तर प्रदेश के? तो यहाँ पर गोरखपुर में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, गोरखपुर। याद रखना है सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, गोरखपुर। जहाँ कहाँ कौन जहाँ के कौन रहने वाले हैं,
यानी यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्या है, यानी प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती है, तांबा एवं ग्रेफाइट, या फिर लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, और रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी 65 नंबर की बात करें तो देखिए रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र अलीगढ़ में है, नरोरा में है, सिंगरौली में है, या फिर मथुरा में है। यानी उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थापित किया गया था, तो 66 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बी यानी नरोरा में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। सिंगरौली जल शक्ति स्टेशन है, इलाहाबाद एल्यूमीनियम परीक्षण है, मथुरा तेल संशोधनशाला है, या फिर जो देखिए ट्रेंड क्या हो रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 67 नंबर में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारा सी वाला हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो मथुरा जो है वो तेल संशोधन के लिए नहीं जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि अब ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। यानी जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई थी, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 68 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है। यानी जो रामपुरा भारत का पहला गांव है जहां पर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला राज्य गांव बना था, तो वो कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर हमारा मध्य प्रदेश में है। तो यानी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे हमारा क्या बात करता है, कह रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। तो रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है, परीक्षा में, या फिर प्रतापपुर में, या फिर रौजा में, या फिर हरिद्वारगंज में। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला है। और जो रोजा कहाँ है, ये शाहजहांपुर के जिला में है। ठीक है, कहाँ है, ये शाहजहांपुर जो जिला है, शाहजहांपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जिसे शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर एक रोजा प्लांट लगा हुआ है रिलायंस का। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे जो हमारा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन वर्मा थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आत्माराम गोविंद थे, या फिर नकीफुल हसन थे। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम नफीकुल हसन, तो यहाँ पर 71 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के, यहाँ पर फ्रेंड कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। यहाँ पर बताना है कि जो संयुक्त प्रांत से यानी जो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज किया गया था, तो उसका पहला राज्यपाल कौन था। बारागिरी वेंकट गिरी थे, या फिर होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे, या फिर विश्वनाथ दास थे, या फिर अकबर अली खान थे। तो यहाँ पर 72 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे, यही हमारे क्या थे, पहले राज्यपाल थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, मोदी को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यानी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना यानी इलाहाबाद की वो इलाहाबाद जो कोर्ट बना हुआ है हाई कोर्ट, तो उसकी स्थापना कब की गई थी, 1865 में, 1867 में, 1870 में, या फिर 1866 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम 73 नंबर की बात करें तो यानी 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि गंडक नदी का
उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? गंडक हिमनद है, या फिर गंगोत्री हिमनद है, या फिर त्रिशूली हिमनद है, या फिर मुस्टोंग हिमनद है? तो यहाँ पर हम गंडक नदी के उद्गम की बात कर रहे हैं 74 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मुस्टोंग हिमनद। करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है, यानी लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1975 में, 1990 में, 1977 में, 1965 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 75 नंबर में, तो 1975 ईस्वी में इसको क्या किया गया है? सर्जित किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को, एल एम एम सिंघवी को, जी वी के राव को, या फिर आचार्य नरेंद्र देव को? तो यहाँ पर 76 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी आर मेहता को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संविधान की बात की गई है? तो भाग 10 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 9 में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा यहाँ पर 77 की बात करें तो यहाँ पर भाग 9 की बात की गई है, भाग 9 में इसकी बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? यानी नोएडा को कहा जाता है, कानपुर को, आगरा को, या फिर मुरादाबाद को? यानी उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम 78 नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा डी वाला मुरादाबाद को ही उत्तर प्रदेश की पीतल की नगरी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। तो आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? कालीन उद्योग के लिए, छपाई बर्मा उद्योग के लिए, इत्र निर्माण उद्योग के लिए, या फिर कांची उद्योग के लिए? तो यहाँ पर 79 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए छपाई बर्मा उद्योग के लिए। यहाँ पर क्या है? छपाई बहुत ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, हम 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो थोड़ा वीडियो भी लेंथी हो गया है, तो थोड़े यानी 20 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फ्रेंड उनको पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो फ्रेंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। निम्नलिखित युग में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। तो यहाँ पर 80 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो गोरखपुर है वो गोरखपुर खेल कूद सामान बनाने के उद्योग से सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? तो बागपत में होती है, एटा में होती है, बरेली में होती है, या फिर हाथरस में होती है? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 81 नंबर का जो हमारा सी वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बरेली का जो बरेली है उससे बरेली के झुमके के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी हीरोइनी जो है, एक्ट्रेस है, जो बरेली की रहने वाली है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो आगे बताना है। देखिए आगे देखिए, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में महाजनपद कितने थे? 8 थे, 15, 19, 11। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 82 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 8 जनपद थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आगे बात करता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से नहीं। पॉपुलेशन की दृष्टि से पहला है, यहाँ पर बताना है द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान है, चौथा स्थान है, या पांचवा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। और दूसरा स्थान तो बताना है आपको फ्रेंड, बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 83 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो चौथा स्थान है। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग को
किन दो देशों की सीमाओं से स्पर्श करती है? उत्तरी प्रदेश के उत्तरी भाग किन दो देशों की सीमाओं से स्पर्श करता है? नेपाल से, नेपाली पाकिस्तान से, तिब्बत चीन से, तिब्बती पाकिस्तान से। तो यानी 84 की बात करें तो यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर हम 84 की बात करें तो यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाओं से स्पर्श करता है? किन देश से? नेपाल से स्पर्श करता है फ्रेंड। यहाँ पर दो की बात कहीं नहीं की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अरोरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? अरोरा शिलालेख वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। तो 85 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला वाराणसी में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? भाबर है, बांगर है, तराई है, खादर है। तो यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र की बात करें तो 86 नंबर में हम बात करते हैं तो बी वाला बांगर जो है यही सर्वाधिक क्या है? विकसित क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, जहांगीर का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल। यानी इमारतों में ये जो इमारतें दी गई हैं तो फतेहपुर सीकरी में कौन सी स्थित नहीं है? तो यहाँ पर पता है तो पंचमहल नहीं स्थित है, बाकी 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 की सभी स्थित वहाँ पर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, ओसेनिया का, यूरेशिया का। तो यहाँ पर हम 88 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यह हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? यानी वर्ष के किन महीने में जो उत्तर प्रदेश में अधिकांश लू चलती है? जुलाई अगस्त में चलती है, मार्च अप्रैल में चलती है, मई जून में चलती है, सितंबर अक्टूबर में चलती है। तो फ्रेंड मई जून का जो महीना होता है बहुत ही हॉट होता है और यहीं पर क्या चलती है? लू चलती है, जिसे ठीक है, लू यहाँ पर बहुत ही गर्म चलती है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में कहाँ पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है? आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बरेली में। तो यहाँ पर हम बात करें 90 नंबर में तो 90 नंबर का क्या हो जाएगा? आगरा, क्योंकि आगरा क्या है? राजस्थान के करीब में पहुँचने लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में है? पटना पश्चिम बिहार किस जिले में है? अलीगढ़, हाथरस, एटा, कानपुर। तो यहाँ पर हम 91 नंबर में बात करें तो यहाँ पर क्या है? एटा है। एटा को ही में ही पटना पश्चिम बिहार है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पटना एटा से याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? यानी जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कब ज़्यादा हुई थी? 1991 और 2001 की, 1981 और 91 की, 71 और 81 की, 61 और 71 की। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 91 और 2001 के दौरान यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, कराया कि संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? यानी संयुक्त प्रांत कौन? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत के, मोहनलाल सक्सेना के, चौधरी खलीकुज्जमा के, या फिर चंद्र भानुगुप्त के। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 93 में तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे उन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी गठित हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ स्थित है? वृंदावन के निकट, वाराणसी के निकट, श्रावस्ती के निकट, या फिर प्रयाग के निकट। तो 94 नंबर की बात करें तो यहाँ जो वाराणसी के निकट ये स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए,
कह रहा है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ये हम बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था। यानी जनगणना 2011 में हुई थी, तो उसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा था। वाराणसी था, कानपुर था, गाजियाबाद था या फिर गौतम बुद्ध नगर था। तो यानी 95 की बात करें तो यहाँ पर कौन था, गौतम बुद्ध नगर जी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आधे कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आधे कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड है, शिवालिक है, रोहलखंड है या फिर विंध्याचल है। तो 96 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यहाँ पर ये फ्रेंड रिपीट हो रहा है, गोंडवाना लैंड का, यूरेशिया का या फिर अंगारा लैंड का या फिर ओसेनिया का। तो यहाँ पर हम 97 नंबर में बात करें तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। यानी काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में प्राप्त होता है। रामायण में, अर्थ अथर्ववेद में, आचार्य सुत्त में या फिर महावास्तु में। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 98 नंबर में, तो यहाँ पर दे अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। चूने का पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर का पत्थर या फिर बलुआ का पत्थर। तो यहाँ पर हम 99 की बात करें तो यहाँ पर संगमरमर का पत्थर नहीं प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बात कर रहा है कि तराई क्षेत्र में की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। कौन सी फसल जो है वो तराई क्षेत्र में होती है सबसे ज़्यादा। चावल, गेहूँ, धान तथा गेहूँ, गन्ना तथा गेहूँ, चावल तथा गन्ना। तो यहाँ पर हम बात करें 100 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, धान तथा गन्ना क्या होता है, सर्वाधिक बड़ी मात्रा में होता है। कहाँ, तराई क्षेत्र में। तो फ्रेंड ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन थे, जिसमें आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप फ्रेंड आपको ये 100 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तब आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपके एग्जाम तक ऐसे ही रिवीजन करने वाले हैं सुपर फास्ट। इसी तरीके से हम डेली वीडियो लाएंगे आपके लिए, तो चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।